गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कोलाइडल सोल के बारे में, और मैंने तुम्हें बताया था जो कोलाइडल सोल होता है उसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। दोनों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था, और उनके बेस में जो कोलाइडल सोल को हम नाम देंगे अलग अलग समझाया था मैंने तुम्हें। ठीक है यहां तक? आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों, तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं कोलाइडल सोल की। तो बच्चों हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं आज हम। और बच्चों जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेचर, कि इनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो कोलाइडल सोल हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, ये मैंने तुम्हें लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। कोलाइडल सोल आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस इन नेचर बच्चों, ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है यहां तक की बात। दूसरी बात फिल्ट्रेबिलिटी, मतलब इनकी फिल्ट्रेबिलिटी कैसी होती है, फिल्टर पेपर से ये पास होते हैं या नहीं होते। तो बच्चों जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। अब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सोल की उनको एक साथ पढ़ने वाले हैं, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है, एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो रिपीट हो रही है यहाँ पे। बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ 1 से लेके 1000 नैनोमीटर साइज वाले पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, पास थ्रू फिल्टर पेपर, but does not pass through एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते बच्चों, बट डज नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। बच्चों जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, बड़े काम की प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज। बच्चों मैंने कोई भी कोलाइडल सोल बनाया, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, अब कोलाइडल पार्टिकल कौन से होंगे बच्चों? कोलाइडल पार्टिकल मेनली डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल होते हैं बच्चों। उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और बच्चों ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो बच्चों इसी तरह से जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इनके बारे में ये बड़े काम की बात है। ठीक है, ये बड़े नोट करने वाली बात है बच्चों। क्या कि कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज्ड। कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज। या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बच्चों एक बात सुनना तुम ध्यान से, ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। ध्यान से समझना, मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल होंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ध्यान से समझना, ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल हैं। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, ये चार्ज होंगे, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे
या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। मान लो बच्चों इन वाले कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है ना, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल है सब पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये मत समझना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोलाइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो दूसरा सॉल्यूशन होगा। बच्चों एक तरह का जो डिस्पर्स फेज होता है उस पे एक ही तरह का चार्ज होगा, ये नहीं है सेम तरह का डिस्पर्स फेज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, एक ही तरह का होगा। अब देखो यहां पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मौजूद है। अब हम जानते हैं सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं ना बच्चों। इसका मतलब ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो बताना जरा बच्चों, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है जिनका साइज एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, क्या ये कभी नीचे सेटल डाउन हो पाएंगे? क्या कभी ये नीचे बैठ जाएंगे? बच्चों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने मिट्टी को पानी में मिला दिया, मिट्टी को पानी के अंदर मिला दिया तो वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तुमने पढ़ा भी है पहले हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली थ्रोट आउट होते हैं। अब मिट्टी को मैंने पानी में मिलाया, सैंड को पानी के अंदर मिला रखा है, तो बच्चों तुम देखते नहीं हो धीरे धीरे सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और अगर सेटल डाउन हो जाएगी ना तो वो हमारा मिक्सचर अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि देखो ऊपर वाले हिस्से में तो अब सैंड बचेगी नहीं, धीरे धीरे वो नीचे सेटल डाउन होती जाएगी। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता। हालांकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। इनका साइज भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। और सेटल डाउन नहीं होने की वजह क्या है? इनके ऊपर चार्ज, इनके ऊपर जो ये चार्ज है उसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। और कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे तो हमारा कोलाइडल सोल स्टेबल होता है। अगर सेटल डाउन हो गया इसका मतलब अनस्टेबल है, लेकिन ये तो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, इसका मतलब हमारा कोलाइडल सोल स्टेबल है। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिखता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कोलाइडल सोल आर स्टेबल, कोलाइडल सोल स्टेबल होते हैं। और बच्चों मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूं कोलाइडल सोल का। ब्लड जो होता है ना, ब्लड हमारे अंदर जो ब्लड होता है बच्चों, वो एक कोलाइडल सोल का एग्जांपल है। और ब्लड के अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन के नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो बच्चों मैं लिख देता हूं, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलो अब इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। नंबर 4 प्रॉपर्टी है बच्चों टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ये जब मैं डिफरेंस करा रहा था तो वहां तुम्हें बताया था टिंडल इफेक्ट के बारे में, लेकिन ये कहा था अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है, समझना जरा ध्यान से। ये मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है बच्चों। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल है बीच में। क्या है? कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज भी 1000 नैनोमीटर तक का है। बच्चों इधर से आई व्हाइट लाइट, यानी कि ये भी कह सकते हो तुम सनलाइट आई, और वो व्हाइट लाइट मैंने इस कोलाइडल सोल से पास की। जब वो व्हाइट लाइट मैं कोलाइडल सोल से पास करूंगा तो वो व्हाइट लाइट अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल जिनका साइज 1000 नैनोमीटर तक है उनसे टकराएगी, और टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी। ठीक है, टकराते ही फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ये लाइट की जो स्कैटरिंग की है इस कोलाइडल सोल ने, इसी को बोलते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट
बाय कोलाइडल सोल या कोलाइडल पार्टिकल is known as Tyndall effect। ठीक है, और बच्चों ये मान लो ये स्टार्च का कोलाइडल सोल है। किसका है? स्टार्च का। बच्चों स्टार्च का कोलाइडल सोल बनता है, ध्यान रखना ये बात तुम। चलो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और तुम्हें एक और बात बता दूं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके कारण होता है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हालांकि फिजिक्स भी बताती है अपने तरीके से, फिजिक्स दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती है, वो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस करती है, लेकिन हम अपनी केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि ब्लू कलर जो होता है स्काई का, वो लाइट की स्कैटरिंग के कारण होता है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि वो टिंडल इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग ही क्या है? टिंडल इफेक्ट है। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्लियर है? यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। अब नंबर 5 प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है वो है ब्राउनियन मोशन। और ये ब्राउनियन मोशन तुम पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? और ब्राउनियन मोशन यहां पे भी आ गया बच्चों। अब तुम्हें एक बात समझाता हूं ब्राउनियन मोशन के बारे में। देखो क्या है कहानी बच्चों। मैंने एक कोलाइडल सोल लिया, ध्यान से समझना, ये एक कोलाइडल सोल लिया। अब इस कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल ले लिए मैंने। देखो ये मान लिया पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। अब हमें एक बात का पता है, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब इसके नजदीक जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो लगातार मूव करते रहते हैं। जब ये वाला पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा तो ये रिपेल करेगा इसको। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दूर जाएगा, इसके नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल, इसके नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल, इसको नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल, इसके नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल, इसके नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल। तो बच्चों देखो ये जो मूवमेंट होने लगा, कुछ इस तरीके का मूवमेंट होने लगा कोलाइडल पार्टिकल का, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तुमने पहले भी पढ़ा है, जो जिग-जैग मूवमेंट होता है पार्टिकल का, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। और ऐसा ही मोशन कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल का होता है। इसका मतलब हमारे कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं बच्चों, वो ब्राउनियन मोशन को शो करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, द zigzag motion of colloidal particle is known as Brownian motion, is known as Brownian motion। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो बच्चों ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। अभी हमने पढ़ी है कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टी। अब हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। कोलॉइड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको नोट डाउन कर लेना तुम, तब तक हटा देता हूं मैं। अच्छा देखो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, वो तुम्हारा पहले पढ़ा भी हुआ है। हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज के बारे में।
फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज। और बच्चों हम केमिकल चेंज पढ़ने वाले हैं। अब हमें इन दो टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। बच्चों मेरे पास था H2O, पानी था, और पानी था लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। पानी किस में था? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको वाटर ही बोलते हैं बच्चों। बच्चों मैंने इसको गर्म कर दिया, मैंने इसको हीट कर दिया, गर्म किया, ठीक है। अब गर्म किया तो हमें एक बात का पता है कि थोड़े समय बाद वो H2O गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O गैस बन जाएगा। जब हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा उसके वेपर बनने लगेंगे ना, वेपर का मतलब गैस बनने लगी है, ठीक है बच्चों। अब जो बना है हम उसको स्टीम नाम देते हैं, भाप बन गया पानी की, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, पानी को गर्म करने पे वाटर से स्टीम बना, क्या उसके केमिकल फॉर्मूला में किसी तरह का कोई बदलाव आया? पहले भी वो H2O था, अभी भी वो H2O है। बच्चों केमिकली उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना। हमारी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जिसमें केमिकली कोई नया सब्सटेंस ना बने, जैसे इसमें हमने देखा कि पहले भी वो H2O था, अभी भी वो H2O है। हालांकि नाम हम इसको वाटर दे देते हैं और इसको हम स्टीम दे देते हैं, नाम तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन केमिकली जो देखा जाता है नेचर, वो देखा जाता है उसके अंदर जो एटम है वो क्या बदले हैं। बच्चों एटम की अगर मैं बात करूं तो यहां 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, यहां 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के, केमिकली इसके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। तो बच्चों ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने। अब दूसरा समझना तुम केमिकल चेंज के बारे में। बच्चों मेरे पास था कार्बन, जानते हो तुम कार्बन के बारे में, सुना है तुमने कार्बन का। मैं कार्बन को जला रहा हूं, बर्न कर रहा हूं। मेरे पास कोई भी एक चीज समझ लो, कोयले का टुकड़ा था, ठीक है, कार्बन, कोयले का टुकड़ा कार्बन ही होता है। कार्बन था मेरे पास, मैं उसको जला रहा हूं। सबसे पहले तो उसको जलाने के लिए, उसके कंबशन के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बच्चों चाहे दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, उसके कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जब मैं कार्बन को जलाऊंगा ना बच्चों, तो वहां से बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। ये दोनों आपस में जुड़ गए और आपस में जुड़ के क्या बना दिया? CO2। अब मुझे एक बात बताओ, पहले क्या था वो? कार्बन, अब क्या बन गया? CO2। अरे बना कि नहीं बना? कार्बन से एक नया सब्सटेंस बना है कि नहीं बना? अब तुम ये मत समझना कि सर उधर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इधर भी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, और वो जुड़ा हुआ है, वो कंबाइंड फॉर्म में है। बच्चों इस कार्बन से अब एक नया सब्सटेंस बन गया है, और नया सब्सटेंस बन गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होगा? जब भी किसी चेंज के दौरान एक नई चीज बने, नया सब्सटेंस बने, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज का नाम देंगे। बच्चों मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो। इफ ड्यूरिंग अ चेंज no new substance are formed, no new substance are formed, is known as physical change। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको? फिजिकल चेंज का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? केमिकल चेंज। इफ during a change new substance having
न्यू प्रॉपर्टी, नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी अलग होगी। हैविंग न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड is known as chemical change। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? केमिकल चेंज। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। वाटर से स्टीम बनी, भाप बनी, ध्यान से समझना। अगर मैं इस भाप को ठंडा कर दूं, जैसे पानी गैस की फॉर्म में बन गया, गैस की फॉर्म में बन गया मतलब पानी के पार्टिकल दूर दूर हो गए, H2O के पार्टिकल दूर दूर हो गए। अब मुझे वापस से नजदीक लाने, तो मैं क्या करूंगा? इसको ठंडा कर दूंगा। बच्चों पार्टिकल दूर दूर है, ठंडा करने पे दोबारा से नजदीक आ जाएंगे, दोबारा से नजदीक आ जाएंगे। इसका मतलब स्टीम वापस से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है अगर मैं इसको ठंडा कर दूं तो मैं ये कह रहा हूं, देखो अगर मैं स्टीम को वापस से कूल कर दूं तो ये वापस से इधर आ जाएगा। ध्यान से देखो, H2O जो लिक्विड था उसको गर्म करो तो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करो वापस से लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से वापस यहां पे आ सकते हैं, इसमें हम रिवर्स आ जा सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। एक बार कार्बन को हमने जला दिया, बर्न कर दिया, तो वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जो धुआं बनी है, उससे वापस से हम कार्बन नहीं बना सकते। ये चेंज परमानेंट होता है, इसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहां मैं एक बात लिखता हूं बच्चों, बड़े काम की है। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज होता है एंड इट विल बी रिवर्स्ड। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक की बात। अब बच्चों में कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और तुम्हें भी नोट करता चलना है एग्जाम्पल। और इन एग्जाम्पल में किसी में भी कोई डाउट है ना बच्चों, मेरे से पूछना है तुमने। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो किया है मैंने पानी की बॉइलिंग, फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी की फ्रीजिंग भी एक फिजिकल चेंज है। अच्छा, अगला सुनो, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। जरूरी नहीं है आयोडीन, किसी का भी सब्लिमेशन, किसी का भी सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज ही होता है। बच्चों जैसे मेरे पास आयोडीन होता है, आयोडीन, बच्चों मैंने तुम्हें बताया था आयोडीन के बारे में। आयोडीन एक ऐसा सॉलिड होता है जो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट ही नहीं आती। इसका मतलब आयोडीन का सब्लिमेशन होता है। आयोडीन I2 से डिनोट करते हैं आयोडीन को। अब देखो बच्चों, आयोडीन से अभी भी क्या बना? आयोडीन बना, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। तो बच्चों ये एक फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन प्रोसेस चाहे किसी का भी हो, केमिकली उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल स्टेट बदलेगी, सॉलिड से गैस हो जाएगी। इसका मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस हमेशा फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। अच्छा बच्चों सुनो, इसके बाद कटिंग ऑफ पेपर, पेपर की जो कटिंग होती है वो एक फिजिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की जो ब्रेकिंग होती है बच्चों वो एक फिजिकल चेंज होता है। डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर का पानी में घुलना एक फिजिकल चेंज है। अच्छा, डिजोल्यूशन ऑफ
सॉल्ट इन वाटर, सोल्ट का पानी में घुलना भी एक फिजिकल चेंज है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये नोट कर लेना और अपनी तरफ से और एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। अब सुनो आगे, यहां मैं तुम्हें केमिकल चेंज के एग्जाम्पल बताता हूं। केमिकल चेंज का मतलब हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो बच्चों कोरोजन, सुना है ना तुमने कोरोजन? आयरन की जो रोड होती है जब हम बाहर रख देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है। और बच्चों वो जो ब्राउन कलर डिपॉजिट होता है वो रस्ट होता है, और रस्ट एक नया सब्सटेंस बन गया है। नया सब्सटेंस बनने का मतलब वहां पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों राइपनिंग ऑफ फूड, सॉरी राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी एक केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ एक केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज की कटिंग एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन का प्रोसेस, बच्चों डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान रिएक्शन होती है और वो एक केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन का प्रोसेस एक केमिकल चेंज है। रिस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ये कुछ एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने लिखे, और भी लिख सकते हो तुम, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जब खाना बनाते हैं तो उसकी जो कुकिंग होती है, तुमने देखा होगा ना, स्मेल आती है, दूर तक चली जाती है, वो एक नए सब्सटेंस की स्मेल जा रही है। जब हम कुकिंग करते हैं, कोई फूड बनाते हैं, तो वो एक केमिकल चेंज होता है, वहां एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। यहां तक की बात, तो यहां तक का काम कर लेना है तुमने बच्चों। और तुम्हें एक बात बता दें, हम रेंडमली तुम्हारी नोटबुक चेक करने के लिए हॉलीडे होमवर्क और इतने समय में तुम क्या काम कर रहे हो, हम रेंडमली विजिट कर रहे हैं किसी भी बच्चे के घर पे। हम कभी भी रेंडमली आ सकते हैं, तो अपनी नोटबुक कंप्लीट करके रखें, वरना हम वहां चेक करेंगे तो फिर तुम्हारा काम अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हें डांट पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, अपनी नोटबुक कंप्लीट करके रखना। हम रेंडमली विजिट कर रहे हैं आपके घर पे, किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। ओके, थैंक यू बच्चों।